स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, ये तनाव इतना क्यों बढ़ गया है? एक वो बोलते हैं ना, इमोशंस बिल्कुल डैमेज सी हो गई। फैमिली है, वहाँ पर पेशेंस की कमी हो गई है। मूव ऑन कैसे करें? बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया मुझसे। हम तकिया कलाम की तरह एक शब्द यूज करने लगे हैं कि मैं डिप्रेस्ड। जी। क्या पूरा देश डिप्रेस हो सकता है? सोशल मीडिया पर लगातार स्टॉक करना, उनके बारे में बातें करना, सोचना, हमेशा नेगेटिव रहना, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है या इस परिस्थिति में भी किसी व्यक्ति को आपके पास आना चाहिए? जो चीज़ हमने पहले बड़े होके सीखी थी, वो आज हम स्क्रीन से सीखने लग जाते हैं। बहुत कॉमन है ये शुगर डैडी वाला। तो मज़ा जो है वो एडिक्शन है, उसमें लत लग जाती है। क्या रिश्ते इतने कमज़ोर हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। भागती दौड़ती ज़िंदगी में सब कुछ बदल रहा है। दिन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तनाव बदल रहे हैं। ज़िंदगी की रोज़मर्रा चीज़ों में जो बदलती चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत कुछ हम पर प्रभाव डाला। और तो और रिश्ते बदलने लगे हैं, प्यार का तरीका बदल गया है। हमारा दिमाग क्या इस सब तेज़ बदलाव के लिए तैयार है? ये इस समय सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो इसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, सिचुएशनशिप हो, चाहे मोबाइल एडिक्शन हो, एंजाइटी हो, तनाव हो, ये सिर्फ ट्रेंडिंग वर्ड्स नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सच्चाई बन चुके हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे और बात आज दिल की नहीं, दिल से कहीं ज़्यादा दिमाग की होगी। क्योंकि जब रिश्ते उलझते हैं ना, तो असली लड़ाई इमोशंस से कहीं ज़्यादा माइंड में चलती है। और उसके बाद लोग कड़े कड़े फैसले तक उठा लेते हैं, लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। इन सब मुद्दों को समझने के लिए आज हमारे साथ देश की जानी मानी मनोवैज्ञानिक, 4 दशक 40 साल से जो पेशेंट्स को देख रही हैं, उनके मन को, दिमाग को, दिल को, हर परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी डॉक्टर रोमा कुमार जी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, 4 दशक कहने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन 40 साल आपने लोगों के साथ डील किया है, अलग अलग पेशेंट्स के साथ डील किया है। और मुझे लगता है इतने सालों में आप जितना दिमाग समझ सकती हैं, मतलब वो लोग आप चेहरा देखकर उनका मूड समझ जाती होंगी, जो लोग अपने माता पिता से, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ से शेयर नहीं करते होंगे, उन लोगों ने आपसे अपनी सिचुएशन शेयर करी होंगी। तो मैं कोई सवाल पूछूं, सबसे पहला मैं आपसे सवाल यही पूछता हूं कि आपके पास इस समय सबसे ज़्यादा लोग किस समस्या के आते हैं? प्यार, शादी, करियर या तनाव? मैं तो कहूँगी कि चारों की चारों ही आते हैं। जी। बहुत तरह की इसी तरह की परेशानियाँ आती हैं। हाँ। और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। आप बोलिए स्ट्रेस हो रहा है, बहुत तरह से गुस्सा आ रहा है, और एक ये स्क्रीन का जो काम है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, करियर को लेके प्रॉब्लम आ रही है, रिश्तों में जूझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोगों की मिक्स जो प्रॉब्लम है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैम, हम देखते हैं कि पहले लोग कहते थे कि लोग क्या कहेंगे, इसका बड़ा डर हुआ करता था। आजकल हम कहते हैं कि ऑनलाइन क्या देखेंगे लोग, इससे बड़ा डर लगने लगा है। क्या देख रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? हम बच्चों से मैम शुरुआत करते हैं, मुझे लगता है चर्चा की, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा विषय हमने देखा कि ऑनलाइन गेम्स की वजह से 3 बच्चियों की डेथ हो गई। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। बच्चों से शुरुआत करते हैं। पिछले 1 दशक में, 10 सालों में बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा मोबाइल का? उनकी मनोवैज्ञानिक दशा कितनी बदली और उसके क्या परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, कोविड से पहले जब पेरेंट्स आते थे और बोलते थे कि हमारा बच्चा स्क्रीन के ऊपर बहुत रहता है, तो हम पे बहुत सारी चीज़ें रहती थी उनको समझाने के लिए। लेकिन जब कोविड आया और आपका स्कूल, आपकी सारी पढ़ाई ही उस स्क्रीन पे आ गई और डिपेंडेंसी बढ़ गई। और सिर्फ हम टियर 1 सिटी की बात नहीं करेंगे जहाँ पर हमारे पास लैपटॉप्स हैं, उन जगहों की बात करो जहाँ एक फैमिली में एक ही फ़ोन होता था और उस फ़ोन से हम लोग, बहुत स्क्रीन से हम लोग पढ़ाई करते थे। तो इन सब बातों से बच्चों के ऊपर कितना ज़्यादा एक प्रेशर बना, और वो एक तरह से एडिक्शन सी हो गई है कि स्क्रीन नहीं मिलेगा तो हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो चेंज हो गया। पर एज मनोवैज्ञानिक मैं तो यही बोलूँगी कि आपको बच्चे के साथ में थोड़े से लिमिट सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो हम तो हर समय उस स्क्रीन पे लगे रहेंगे, क्योंकि स्क्रीन
जो ब्रेन में है वो एडिक्ट कर देता है आपको, क्योंकि उसमें इतना मूवमेंट होता है, इतनी सारी प्लेजर की चीज़ें आती हैं, मज़े वाली चीज़ें आती हैं कि आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं। आप उसके साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, तो जब इतनी अटैचमेंट हो जाएगी तो फिर और कुछ हमें मिलेगा नहीं, और हमें लगता है कि जो हो रहा है वो उसी से मिलता रहेगा, जो मज़ा आ रहा है वो सिर्फ स्क्रीन से ही आता रहेगा। हमें जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ करनी है, रिश्तों में रहना है, बातचीत करनी है, खेलना है, ये सब है ही नहीं। हमें सब कुछ उस स्क्रीन में मिल रहा है, तो हम नई नई चीज़ें वहीं से सीखने लग जाते हैं। जो चीज़ हमने पहले बड़े होके सीखी थी वो आज हम स्क्रीन से सीखने लग जाते हैं। फिर जो हमारी गेम्स हैं, हमारा जो कॉमिक स्ट्रक्चर है, या हमें जो कार्टून्स हैं, या जो भी हमारे सोप्स आ रहे हैं, हम उसी से सीखते हैं। यूट्यूब पे चले जाते हैं तो उससे सीखने लग गए, और वो छोटा सा दिमाग जो भी बढ़ रहा है उसमें कितना सारा एक्टिविटी हो रही है जो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जो देख रहा है उसे लगता है कि वही बेस्ट है, तो वो कितना गलत है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो मोबाइल के जरिए अपनी एक दुनिया बना लेता है। बिल्कुल। फिर उसको अगर उस दुनिया में जाने से आप रोकेंगे तो उसके फिर वो साइड इफेक्ट दिखते हैं, परिणाम मिलेंगे, बिल्कुल। और मैम हमने ये भी देखा कि छोटे छोटे से बच्चे, उनके एक्शंस बदल गए। पहले उनका गुस्सा जो होता था बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत जिद होती थी, उसके बाद वो मान जाते थे। तो आज क्या वहाँ से उनके इमोशंस, गुस्सा, प्यार या रिएक्ट करने के तरीके ये भी बदल रहे हैं उसके जरिए? सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि जो एडल्ट्स हैं, जो हमारे घर में फैमिली है, वहाँ पर पेशेंस की कमी हो गई है, समय की कमी हो गई है, बातचीत करने का जो कंटेंट है वो कम हो गया, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। तो हमारा जो अटैचमेंट है, या हमारा जो बात करने का तरीका है, हम जो सीखते हैं फैमिली से, वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो बच्चे फिर अपनी भावनाएं भी अलग तरीके से दिखाते हैं, और जो देखते हैं घर में वही भावनाएं फिर वो होती हैं। अगर देखते हैं कि पावर हमें डांट के मिलेगी या थोड़े से बैड वर्ड्स यूज़ करके मिलेगी, तो बच्चों को लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट वे, कि हम लोग पॉपुलर बन जाएंगे, इससे मेरी बात सुनी जाएगी, तो आई एम मोर पावरफुल। तो एक तरह का जुनून जिसको कहते हैं वो आ जाता है बच्चों के अंदर। तो ये जुनून हानिकारक है, क्योंकि छोटी एज में अगर बच्चा भावनाएं इस तरह से प्रकट करता है कि उसको कोई रिमोर्स नहीं है, उसे कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है अगर कोई गलती करता है, तो बच्चा फिर बिल्कुल, एक वो बोलते हैं ना, इमोशंस बिल्कुल डैमेज सी हो गई हैं। तो बच्चों से बातचीत करना, इंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस करना, वो बहुत ज़रूरी है। एक बॉन्ड शेयर उनके साथ फ्रेंडशिप वाला हो, ताकि कुछ भी बात वो अपने कम से कम पेरेंट्स से तो कर ही सकें। मैम, दो तीन चीज़ हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बच्चों में। आपने फ़ोन की बात की, तो यहाँ से या तो बच्चा गेमिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है कि गेम में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें कि हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, कभी गोली चला देना, कभी किसी का रेप तक बात पहुँच रही है, और उम्र देख रहे हैं हम तो महज 13 साल 14 साल। ये कैसे हो रहा है मैम? ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारा एक्सेस वर्ल्ड पे आ रहा है, इतना आसान से एक्सेस मिल रहा है हमें हर चीज़ की, जो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो हमें वो दिख रहा है कि किसी ने ऐसा किया, किसी देश में किया, या कोई न्यूज़ आइटम आया, उस देश में ऐसा हुआ, तो हम भी कर सकते हैं। बड़े सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ जाते हैं जहाँ पर बच्चा देख रहा है कि उस ने तो इतना कुछ अचीव कर लिया, तो मैं भी कर सकता हूँ अचीव। वहाँ से वो प्रेरणा मिल रही है। अच्छा मैम, क्राइम बहुत ज़्यादा बच्चों में बढ़ा पिछले कुछ सालों में, हमने देखा। ये इसके पीछे क्या आप देखते हैं कि क्या वाकई बच्चों को टारगेट किया जा रहा है एक डिजिटल दुनिया में? जो गेमिंग की दुनिया है उसको पहले सम्मोहन देना चीज़ों का, और उसके सहारे फिर प्रयोग भी उसका किया जा रहा है बच्चे पर। तो उसको बच्चा कैसे रोक सकता है, या पेरेंट्स कैसे इसको कम कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना बढ़ें? ये तो हमें मालूम है कि कुछ भी अगर स्क्रीन पे आता है तो उसका एल्गोरिथम ऐसा हो जाता है कि आपने एक चीज़ को क्लिक किया तो वैसे ही और चीज़ें आती जाएंगी। तो अगर हमने कुछ मज़े वाली चीज़ें करनी हैं तो उसी तरह की और चीज़ें आने लग जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो घर में है, आपने, पेरेंट ने बांधना है, कुछ लिमिट सेटिंग करनी है, जिसमें कि आप इतने घंटे ये कर सकते हैं, या इस समय से इस समय तक इतना कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं करेंगे, अदरवाइज वी फेस कॉन्सिक्वेंसेस। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जहाँ आपने डांटा, फटकारा,
हाथ उठाया, तो बच्चे इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और स्क्रीन पे हमें दिख रहा है कि अगर मारेंगे तो हम ये कर सकते हैं, अगर आप डांटेंगे तो हम ये कर सकते हैं। तो बच्चे आजकल समझने लग गए हैं। तो हमें अपने तौर तरीके थोड़े बदलने पड़ेंगे एडल्ट्स को, कि थोड़ी पेशेंस रखें। क्या बच्चों को गेम खिलाना सही है फ़ोन में? बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया मुझसे। मैं तो कहूँगी कि नहीं, और डिपेंड करता है किस आयु पे आपने बच्चे को वो एक्सेस दिया है। अगर छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, और आप एक्सेस दे रहे हैं, तो बच्चा सीख जाता है, बच्चे को मज़ा आने लग जाता है। तो मज़ा जो है वो एडिक्शन है, उसमें लत लग जाती है, मज़ा लेने के तरीके पे लत लग जाती है। तो हमें बच्चे को बताना है कि मज़ा और चीज़ों से भी लिया जा सकता है, सिर्फ स्क्रीन की गेम से नहीं। बाहर जाके खेलकर, घर में कैरम बोर्ड खेलिए, लूडो खेलिए। आजकल तो पता नहीं बहुत तरह की गेम्स आ गई हैं जो फैमिली बैठ के खेल सकती है। तो हम वो क्यों नहीं करते हैं? क्यों बच्चों के साथ में इंगेज नहीं होते हैं? क्यों हम अपनी चीज़ों के लिए इतने मशरूफ़ हो जाते हैं उन चीज़ों में? प्लस हम ये नहीं देखते कि बच्चे को एक अडल्ट सुपरविजन की ज़रूरत है। बिना अडल्ट सुपरविजन के बच्चा बिल्कुल बिखरा रहेगा। क्यों स्कूल में टाइम टेबल दिया जाता है, इतने से इतने बजे ये क्लास होगी, इतने से इतने बजे? क्योंकि वो बच्चा स्ट्रक्चर में रहेगा। तो स्ट्रक्चर उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके मैम, गेमिंग की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आजकल बच्चों पर जुनून बढ़ रहा है, उनको बीमार कर देता है, लेकिन क्या बच्चे गेम खेलते खेलते सुसाइड जैसी नौबत उन तक आ जाती है? ये बात सच है? क्योंकि जब हम आपसे बातचीत करने वाले थे मैम, इससे पहले सोशल मीडिया से कई बच्चों के ऐसे सवाल आए, कई लोगों के सवाल आए कि क्या गेम से किसी की डेथ हो सकती है, कोई सुसाइड कर सकता है, क्या हो सकता है? मैं ये कहूँगी कि गेम से सुसाइड नहीं होगी, लत लगने से, और जो हमें अटैचमेंट हो जाती है और वो ना मिले, तो उससे हम थोड़ा, हमारा दिमाग एंजाइटी, स्ट्रेस हो जाता है, और हमें फिर तनाव होने लग जाता है। इस तरह का तनाव कि अगर नहीं मिला तो मैं ये कुछ हो जाएगा, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एक तरह की भावनाओं में पेन आने लग जाती है। तो वो पेन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है हैंडल करनी कि मुझे जब तक ये ना कर लूँ तब तक ठीक नहीं है। और बच्चा एक दिन में ऐसा थ्रेट नहीं देता है, एक बारी दिया और इम्पल्सिवली कर लिया, ये नहीं होता है। ये कुछ समय से चल रहा होता है, और एज अडल्ट्स, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स हमें इसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। और हमें थोड़ा सा बांधना ज़रूरी है कि स्क्रीन बच्चे से दूर रखना है, जितना दूर रखें उतना अच्छा है। और बच्चों को कुछ मौके ऐसे दें जिसमें कि बच्चे जाके बातचीत करें, खेलें। और आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है आप गेम्स के बाहर जाने के लिए। ठीक है मैम, आपने कहा कि एक समय सीमा, टाइम लिमिट्स बनाएं कि इतने समय के लिए देना है, लेकिन फिर मेरा सवाल कि आप बच्चे को कहाँ कहाँ रोकेंगे? हर प्लेटफॉर्म पे वो तमाम चीज़ें एक क्लिक पे अवेलेबल हैं, जिससे ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसके लिए सरकार को, प्रशासन को, जो व्यवस्था में बैठे हैं, उनको क्या प्रयोग करना पड़ेंगे, वो भी आप ज़रूर बताएं। हम सबको मिलकर रोकथाम करने के लिए जी। एफर्ट लगाना है, चाहे वो प्रशासन में है और बैठे हैं रूल्स बनाने वाले। बहुत सारे देशों में रूल्स आ गए हैं, एक्सेप्टेड हो गए हैं, पर हम एडल्ट्स को भी वो रूल फॉलो करना ज़रूरी है। हम एडल्ट्स ही सोते सोते उठते हैं, नोटिफिकेशन आया हमने देख लिया, मीटिंग का कोई मैसेज आया हमने देख लिया। तो बच्चे भी ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन लगेगा तो हमें आ जाएगा। तो हमें रूल बांधना पड़ेगा और सबको मिलकर करना है ये। मैम, एक अब आखिरी बच्चों पर सवाल, चूँकि अब अलग अलग सेगमेंट्स पे हम बात करेंगे। एक माता पिता क्या करें और क्या ना करें, ये ज़रूर बताएं। सबसे बड़ी बात है, माता पिता, बच्चे तो हमारे ही हैं, किसी और के बच्चे नहीं हैं। तो अगर हमारे बच्चे हैं तो हमें उन्हें देखना है, हमें उन्हें परवरिश हमने करनी है, और सही तरीके की परवरिश करनी है। उस परवरिश में मार कर, डांट कर या धमकी देकर नहीं रहना है, क्योंकि हम सब समझते नहीं हैं, हम भी धमकियां देते हैं एडल्ट्स घर में कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं पापा को बता दूंगी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा। तो हम अपनी अथॉरिटी गिव अप कर देते हैं। बच्चों के साथ बैठकर थोड़ी सी इंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस करिए, मतलब बातचीत करिए, सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बहुत सारी चीज़ों की बातचीत कर सकते हैं। आप बात करेंगे तो बच्चे को समझ में रहेगा कि हाँ, मैं भी कुछ बता सकता हूँ आपको। आप
फ्रेंडली पेरेंट हो सकते हैं लेकिन बच्चे के फ्रेंड नहीं होते हैं। बच्चे के पेरेंट तो पेरेंट ही रहेगा जो रूल्स भी बनाता है। तो ये एक लाइन का रखना बहुत ज़रूरी है। एक आँख का डर बहुत ज़रूरी है जो हमने अभी बंद कर दिया है। बच्चे समझते नहीं हैं इस बात को, और हम भी बच्चों से इतना आर्ग्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करने लग जाते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, और वो आयु इतनी छोटी है कि उसको समझ नहीं आ रही है। सही बात है। सो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस पेरेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पौधे को धूप चाहिए, पानी चाहिए, खाद भी चाहिए, कभी छांव भी चाहिए, इसी तरह से बच्चों की परवरिश में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप ये कह रही हैं कि पतंग कितनी भी उड़ान भर ले लेकिन डोर आपके हाथ में ही होनी चाहिए। कब बिल्कुल। आपको उसको खींचना है, बिल्कुल। कब ढील देनी है। ठीक है मैम, बच्चों पे हमने बात की, अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और जो यूथ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल, यूथ का इस समय सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। ये तनाव इतना क्यों बढ़ गया है? लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपके पास कितने केसेस आ रहे होंगे? सबसे पहले यूथ की एक परिभाषा हो गई है कि डिप्रेशन, ऐसा क्यों हुआ मैम? फिर हम और चीज़ों पे चलेंगे। हम तकिया कलाम की तरह एक शब्द यूज़ करने लगे हैं कि मैं डिप्रेस्ड, जी और डिप्रेशन एक मेडिकल टर्म है। क्या पूरा देश डिप्रेस हो सकता है? वो तो नहीं पॉसिबल है। तो हमें अपनी भाषा चेंज करनी पड़ेगी, जो हम अपने आप से बात करते हैं। हो सकता है काम बहुत है तो मेरे को थोड़ा सा तनाव आ सकता है, इम्तिहान देने जाते हैं तो हमें थोड़ा तनाव, वो ज़रूरी भी होता है। एक स्ट्रेस लेवल ज़रूरी होता है हमें परफॉर्म करने के लिए, तो वो तो नॉर्मल स्ट्रेस है। लेकिन हम स्ट्रेस के ऊपर इतना महत्व देने लग गए हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करने लग गया है कि अगर हम बार बार इस बारे में चर्चा करेंगे अपने साथ में, तो मेरा ब्रेन तो विश्वास कर लेगा कि मुझे स्ट्रेस है। तो हमें ये अपने आप को जो मैसेज दे रहे हैं उसको भी कम करना है, और जो दिन भर का कार्य है उसको बांटना पड़ेगा। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो एक विनर माइंडसेट क्या होता है? विनर माइंडसेट पे मुझे अपनी हर चीज़ की ओनरशिप लेनी है, मेरे व्यवहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और मैं जो कर रहा हूँ उस पर कमिटमेंट देनी। तो अगर ये तीनों चीज़ें रहेंगी तो मेरी स्ट्रेस तो कम होएगा ही ना। मैम, यूथ के स्ट्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई केस अभी पिछले 4-5 सालों में आपके पास आया हो जिसने एकदम शॉक्ड कर दिया हो कि बिल्कुल यूथ, लेकिन पर कंडीशन ऐसे कैसे हो गई, आपको भी सोचने पे मजबूर किया हो जिसने? ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें। तो हम फेलियर में आएंगे ही आएंगे, और हमें आदत नहीं है फेलियर शब्द की, क्योंकि बचपन से हमें फेल करने ही नहीं दिया जाता। हमें ये कहा जाता है कि फेल नहीं होना है ना। फेल हो गए तो हम शायद अचीव नहीं कर पाएंगे बहुत कुछ। निश्चित तौर पे। अब मैम, यूथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम देखते हैं रिलेशनशिप को लेकर आजकल बढ़ता है, अफेयर्स को लेकर बढ़ता है। आप इस पर क्या सोच रखती है? एक मनोवैज्ञानिक क्या यूथ को सलाह देगा अगर वो पूछता है कि मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उससे क्या स्ट्रेस बढ़ते हैं? क्या इस पे आप सोचते हैं? ये सवाल तो बहुत मोरालिटी वाला सवाल है, उस पर तो हम बात नहीं करते हैं। लेकिन क्या इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है? ऐसे केसेस आ क्योंकि रहे हैं? हमें हैंडल नहीं करना आता ना। हमें रिश्ते पे काम करना पड़ता है। रिश्ता सिर्फ मज़े के लिए नहीं होता है, रिश्ता सिर्फ हाथ पकड़ के बैठने के लिए नहीं होता है। ये प्यार मोहब्बत की बात करने के लिए रिश्ते नहीं चलते हैं। रिश्ते में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स भी आती हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। अगर डिसएग्री कर रहे हैं, दो बड़े लोग एक दूसरे के साथ डिसएग्री कर रहे हैं, तो उस डिसएग्रीमेंट में हमने कैसे आपस में बातचीत करनी है। तो ये मुद्दों पे भी बात करनी ज़रूरी हो जाती है ना। सिर्फ रोमांस करना, घूमना फिरना, वो रिश्ता नहीं है। तो रिश्ते में थोड़ी डेप्थ लानी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, इन सब के बारे में बात करना है। तो आयु के हिसाब से सब लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, कोई सिचुएशनशिप में जाते हैं। बड़े नए नए शब्द आ गए हैं, बड़े नए नए शब्द आ गए। मुझे भी अपने बच्चों से पूछना पड़ता है ये क्या क्या नए नए शब्द आ रहे हैं। तो समझ नहीं आता। वन डे इन रिलेशनशिप, सोशल मीडिया पे आ गया नॉट इन रिलेशनशिप, आपने लिख दिया आई एम इन रिलेशनशिप, फिर अगले दिन नॉट इन रिलेशनशिप। तो क्या रिश्ते इतने कमज़ोर हैं, या रिश्ते इतने बहुत नाजुक हैं कि आज रिश्ते में है कल रिश्ते में नहीं है? प्यार क्या है आपकी नज़र में? आपकी परिभाषा क्या है प्यार की? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। जी।
प्यार तो बहुत सारी चीज़ों से होता है ना। प्यार में वार्मथ होनी चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, टेक केयर होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए। कभी झगड़ा हो जाए तो झगड़े से बाहर निकलना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं तो तुम भी नहीं, तुम नहीं तो मैं भी नहीं, ये वॉर नहीं हो रही है ना। ये इस तरह का कोई झगड़ा नहीं हो रहा है कि हम बिल्कुल गिव अप ही कर दें। तो झगड़े से निकलना भी आना चाहिए, नेविगेट द प्रोसेस करना सीखना है ना। तो क्या प्यार बहुत प्यार में सिचुएशनशिप हो सकती है? सिचुएशन हो सकती है प्यार में? हो जाती है आजकल शॉर्ट लिव्ड। जी मैम, आखिर मतलब हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जब यूथ का ब्रेकअप होता है नए नए बच्चों का, और उसके बाद वो एक डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था पहली बार वो तमाम चीज़ों में पड़ रहे हैं, ना वो पिता को बता सकते, ना माता को बता सकते। मुझे उम्मीद है कि कम से कम कुछ लोगों ने आपको बताया होगा। तो ऐसा एक बच्चा या बच्ची जो इस परिस्थिति में है, वो कैसे निकले? हाँ, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन तो हो ही जाती है, और हर आयु में अट्रैक्शन होती है। ये नहीं कि हमारी शादी होगी और हमें अट्रैक्शन नहीं होगी। तो हमें उस अट्रैक्शन को कंट्रोल कैसे करना है वो सीखना भी तो ज़रूरी है। प्लस हमें अगर किसी से प्यार हो गया है तो हमें ये नहीं है कि हम उसके साथ एकदम ऑब्सेस हो जाएं, एकदम कंट्रोल कर लें उसको, इतने क्लिंगी हो जाए कि दूसरा इंसान सांस ना ले पाए। तो ये इसलिए परेशानी होती है। और क्यों ये है कि अगर मुझे आज प्यार हो गया है 12 साल की उम्र में, तो मुझे इस इंसान से शादी ही कर लेनी है। तो ये कमिटमेंट, तो हमें अभी तो सीखना है रिश्ते कैसे बनाने हैं, कैसे उनको समेटना है, कैसे बातचीत करनी है, अभी तो सीखने का समय है। कुछ लोग ये भी होता है कि एक शख्स के जाने के बाद उनको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? डिपेंड करता है कि शादी के बाद कुछ सालों के बाद कोई चला गया, डिपेंड करता है कि लॉस किस तरह का है। लॉस शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप का है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का है, या मेरी दोस्ती थी इससे और मेरी सेक्शन चेंज हो गया उसके कारण हुआ है। बहुत तरह के लॉसेस हैं। तो मेरा ग्रीफ का प्रोसेस जो है मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, किसी और का अलग होगा। तो मैं उसको कैसे जूझता हूँ, कैसे उस चीज़ को संभाल रहा हूँ, और क्या उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ, या मैं चुप ही साधन कर ली है और मुझे इतना लॉस हो गया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे निकलूँ ही कैसे। इसीलिए कहते हैं कि बातचीत कर लें, एक मनोवैज्ञानिक से जाके बातचीत कर ले, कोई ऐसा हो जिससे हम अपने अंदर की बात, भावनाओं के बारे में बात करें, तो हम बेटर हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश में हम भावनाओं के बारे में ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, हम बात ही नहीं करना चाहते भावनाओं की, इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्या हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए? इंतज़ार जो हमारे वर्ड था, प्रेम की सबसे खूबसूरत चीज़ थी इंतज़ार, जिसमें लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको निभाते थे, और उसके बारे में कई किताबें भी हमने पढ़ी हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि ज़रा सा लॉन्ग डिस्टेंस हुआ और उसके बाद रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, फिर दोनों अपने अपने अलग स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो क्या शॉर्ट टेम्पर्ड हम जो हो गए तमाम चीज़ों में, बहुत जल्दी अग्रेशन आ जाना, गुस्से में आ जाना, रिएक्ट बहुत जल्दी कर देना, ये भी एक वजह है? बहुत बढ़िया आपने कहा। ये तो एट द क्लिक हमें तो सब कुछ मिल रहा है ना आजकल। व्हाट्सएप जाता है, ऐसे जवाब आना चाहिए। आपने ईमेल भेजी, नोटिफिकेशन किया, ईमेल का जवाब आ रहा है। आपने कोई भी मैसेज डाला या मैंने कुछ सोशल मीडिया पे डाला, मैंने देख लिया कितने लोगों ने उसे देखा है, नहीं देखा है। तो मुझे आदत पड़ गई है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, इंस्टेंटली मुझे जवाब चाहिए। प्यार का भी इंस्टेंट नहीं हो सकता, प्यार पे तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो यस, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हम थोड़े से गुस्से में आ गए हैं, जल्दी ब्रेकअप कर देते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, क्योंकि हमें बदले की भावना इतनी ज़्यादा आ गई है, पेशेंस रही नहीं है हमारे में। क्या ये बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना, रील जो हम कैप्सूल्स ले रहे हैं हर 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में, अब जैसे मैं कई सारे केसेस में ऐसे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए थिएटर हॉल जा रहे हैं, 2.5 घंटे की मूवी देखने गए, उसमें भी मनोरंजन ही है, लेकिन उसके बीच में भी हर 2 मिनट में एक रील देखना है। तो ये क्या आदत है? इससे मतलब कैसे देखती हैं आप कि फिर इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 20-20 घंटे लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब क्यों बढ़ रहा है? परमानेंट एंटरटेनमेंट की ब्रेन को आदत हो गई है। ये डोपामीन वाला जो है ना, हम केमिकल्स जो सुनते हैं कि हमें आदत पड़ गई है कि हमें
ऑल द टाइम एंटरटेनमेंट चाहिए, ऑल द टाइम प्लेजर चाहिए। तो हमें जो आजकल बच्चे भी बोलने लग गए हम बोर हो जाते हैं, बड़ी जल्दी बोर हो रहे हैं, तो हमें अपने साथ बैठने की आदत ही नहीं रह गई है। अपने साथ शांति से बिना स्क्रीन के बैठने की आदत नहीं है, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हर समय हमें ब्रेन को एक्टिव रखने हैं। छोड़ दीजिए, आप डिस्ट्रेस कैसे होंगे? आप कुछ और करिए, स्क्रीन पे सारा मज़ा जो ले रहे हैं और बाकी चीज़ों से मज़ा लेने की कोशिश करिए। तो रील से तो हटना पड़ेगा, वो इमेजिनरी लाइफ है, वो रियल लाइफ नहीं है। हमें इतना ज़्यादा एसोशिएट कर लिया रियल लाइफ और इमेजिनरी लाइफ को कि हमें मालूम नहीं है इमेजिनरी क्या है, रियल क्या है, बैठे इधर हैं। इसीलिए आजकल इतनी माइंडफुलनेस की बातें कर रहे हैं हम लोग। बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू डू। आपको मालूम होना चाहिए कि आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो कॉफ़ी पर ही ध्यान दीजिए। ये नहीं कि दिमाग कहीं और चल रहा है, आप पी कॉफ़ी रहे हैं, आपको मज़ा तो आ ही नहीं रहा। यूथ सोशल मीडिया से कैसे डिप्रेस्ड होता है मैम, ये भी आप बताइए कि अभी वो अच्छे से बात कर रहा है लेकिन उसने आधे घंटे मोबाइल यूज़ किया तो उसके बाद फिर वो या तो ये कहता है कि यार मुझे वहाँ भी घूमने जाना था, मुझे ये भी करना था, मुझे वहाँ लोग तो ये कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्या इससे भी डिप्रेशन बढ़ता है मैम? इससे भी स्ट्रेस बढ़ जाता स्ट्रेस है, बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ता जैसे? है क्योंकि हम बैठे बैठे वही कर रहे हैं, दिमाग बोलता जा रहा है, वो करते जा रहे हैं, माइंडलेसली काम कर रहे हैं। और जबकि हमें बहुत कुछ करना था। मैंने कुछ देर पहले कहा ना, स्ट्रक्चर में रखना है अपने आप को। जब स्ट्रक्चर में रहेंगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा। हमें पहले तो हमारी विजन क्या है लाइफ में, हम चाहते क्या आगे, आज का दिन हमने कैसे बिताना है, ये भी तो हमारे पास एक सवाल आना चाहिए ना कि मैं क्या चाह रहा हूँ अपने जीवन से। तो जब तक यही नहीं मुझे पता, मैं फिर स्ट्रेस में ही रहूँगा और रील की दुनिया में ही रहूँगा। तो इमेजिनरी लाइफ इज़ नॉट रियल लाइफ। और हर सेकंड्स में वो जो बदलने वाली चीज़ें हैं उसको हम रियल लाइफ में भी उतार लेते हैं, आपने ये कहा। अब मैं बिल्कुल कह रही हूँ, देखिए जो आपने फ़ोटो लगाई है आज, एक किसी ने फ़ोटो लगाई है, उस पर बड़ी सारी वो लगा देते हैं, चेंजेस लाते हैं कैमरे के अंदर कि आप फ़िल्टर लगा देते हैं, वो रियल नहीं दिखती है। तो आपको एक कंपैरिजन होता है, आपको कहीं पर थ्रेट फील होता है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, वो ऐसे कैसे है। तो आप अंदर ही अपने आप को लो कॉन्फिडेंस कर लेते हैं, लो सेल्फ वर्थ कर लेते हैं, लो सेल्फ एस्टीम कर लेते हैं और वो विश्वास कर लेते हैं कि वो सही है। तो जबकि वो सही नहीं है। जो हम हैं, लेट्स लव आवरसेल्व्स द वे वी आर। जैसे हम हैं, जैसा भगवान ने हमें बनाया, हम अच्छे हैं। अपने आप से प्यार करना सीखे ना, हम तो सीखे ही नहीं। हम चाहते हैं कि कोई और हमें आके प्यार करे। इंटरनली हम अपने आप से प्यार ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है मैम, खुद से प्यार करना ज़रूरी है। और अभी अब हम जो यूथ पे रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, आपने कहा कि शॉर्ट टेम्पर्ड हम हो गए, सेकंड्स में ब्लॉक करते हैं, फिर कुछ नया तलाशने लगते हैं। इसी से मेरा एक सवाल था कि रिलेशनशिप तक ठीक है, अब तो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है मैम? ये 2, 4, 5, 10 सालों में क्यों अचानक से बढ़े? इसके पीछे का कारण क्या देखती हैं आप? एक्सेसिबल हो गया है, बहुत आसानी से किसी के साथ लगाव बहुत आसान हो गया है। हम सब काम करने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर जब जाते हैं तो हमें एक्सेस मिल गया बहुत सारी और चीज़ों का, और हमें कोई रिमोर्स नहीं है, रिग्रेट नहीं है, गिल्टी फील नहीं करते। हमें लगता है ये नॉर्मल है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये नीड है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। और हमने सोचा ही नहीं कि रिश्ते को निभाने के लिए कभी कभी हमें नाखुश भी रहना पड़ता है। कभी कभी उस तरह का डीप प्यार नहीं होगा, लेकिन आएगा, मेहनत करेंगे तो। बाहर मिल रहा है तो हमें लगता है वही रियल है, जबकि वो रियल तो है नहीं। इसीलिए इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, इसीलिए इतने सारे रिश्ते टूट रहे हैं, और हम सोच नहीं रहे कि आगे का जीवन कैसे आगे चलेगा। तो क्या ये प्यार में कमी हो सकती है किसी की, या सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए लोग इस तरह बढ़ते हैं? क्या ये मनोविज्ञान कहता है इसमें? एक्साइटमेंट, हमें इट्स योर चॉइस कि अगर हम एक दूसरे रिश्ते में जाते हैं, जबकि हमारा एक रिश्ता है जो कि एक बना हुआ रिश्ता है, दूसरे में जा रहे हैं, ये मेरी चॉइस है और मैं कमियां ढूंढ रहा हूँ किसी और में या ढूंढ रही हूँ। हमारे अंदर जो कमी है, हम पहले अपने ऊपर तो मेहनत कर लें, जो मेरे में कमी है उसको पहले ढूंढ लें, उसको पहले वर्कअप कर लें। हो सकता है दूसरे रिश्ते में भी यही प्रॉब्लम आए क्योंकि मैंने अपनी कमी नहीं देखी अभी तक। क्या मैम ये जो एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं ये इमोशनल भी हो सकते हैं या सिर्फ फिजिकल तक होता है बस? दोनों होते हैं, और इमोशनल जब ज़्यादा हो जाते हैं तब उसमें बहुत और तरह के स्ट्रेसेस आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि
एक रिश्ता ऑलरेडी है, दूसरे रिश्ते में चले गए, इमोशंस भी आ गए, तो उस रिश्ते से बाहर कैसे निकले, या एक नाव पर दो नाव कैसे चलाएं हम, बहुत ज़रूरी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने ये सोचा है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है और आपने एक पैर दरवाजे के बाहर रखा हुआ है और लगता है कि वहाँ कुछ अच्छा है, तो मैं यहाँ से तो भागूंगा। एक पैर बाहर रखा है, मज़ा है वहाँ पर। क्या अफेयर करने वाला कभी गिल्टी फील करता है या खुद को वो सही साबित करता है? क्योंकि बहुत सारी खबरें मैम हर दिन हम पढ़ते हैं कि जब कोई इस तरह से पकड़ाता है या बाद में चीज़ें होती हैं तो वो ये कहता है कि मेरी मजबूरी हो गई थी, मैं मतलब कहीं से गलत नहीं फील करता है, वो खुद को गिल्टी नहीं करता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ भी और ना भी। ऐसा नहीं है कि जो इमोशंस में बह जाते हैं कि उनको गिल्ट नहीं होता, लेकिन हम अपने आप को इमोशनली नंब कर देते हैं और उन बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो इतनी नमनेस आ जाती है कि हमें वो फीलिंग ही नहीं आती है। हमें लगता है कि जो मैंने किया ठीक है, दूसरे ने ही गलत किया, क्योंकि हमारी लाइफ में हमने हमेशा देखा कि शायद एक्सटर्नल जो हमें मिल रहा है, बाहर से जो मिल रहा है वही है, अंदर अपने आप को कैसे समेट के रखना है वो हमने सीखा ही नहीं। क्या मैम सोशल मीडिया की वजह से ये केसेस बढ़े, या ऑफिस कल्चर जब से बहुत ज़्यादा शुरू हुआ, या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्सेस बहुत जल्दी हो जा रहा है जो आप कह रहे हैं, उस वजह से ये केसेस बढ़े हैं? दोनों तीनों चीज़ें हो सकती है। हमें फ्रीडम ज़्यादा मिल गई है, हम हर तरीके से फ्रीडम की सोच करने लग गए हैं। सोशल मीडिया से भी देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं वो भी देखते हैं, आप कल्चर ऑफिस में देखते हैं कि लगाव हो जाता है, तो यहाँ का एक मतलब दो तरह की जीवन हम जीने लग जाते हैं। तो बहुत सारे इनपुट्स हैं, उसके कारण ये हो रहा है। और भावनाओं पे हमारा कंट्रोल थोड़ा नहीं है, तो इसलिए भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। किस स्टेज पे कपल को आपके पास आना चाहिए? कब उससे ये फील हो जाता है कि अब मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की या मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत है? मैं ये कहूँगी कि देखिए, जैसे हमें फिजिशियन के पास जाते हैं, अपनी कोई भी बीमारी होती है, खांसी हो गया, ज़ुकाम हो गया, फिज़िकल हेल्थ की तो हम बात बहुत आराम से करते हैं। फिजिशियन के पास तो हम तीसरे दिन पहुंच जाएंगे। हमें मनोवैज्ञानिक भी फिज़िकल हेल्थ के हिसाब से ही देखना है, क्योंकि मानसिक रूप की जो परेशानी है, सारी बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो हम जूझ रहे हैं उसके बारे में भी जाके बातचीत करनी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की फिज़िकल हेल्थ है। तो आप वेट ना करें कि अब आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा, आप शुरू में ही जाके बात करिए। और मनोवैज्ञानिक इस तरह होते हैं कि हमें इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इतनी एथिक्स होती है कि हम बात नहीं कर सकते, किसी के बारे में नाम नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप मनोवैज्ञानिक से जाके बात करें, अपनी भावनाओं को बारे में बताएं। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो आपको जज नहीं करता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जजिंग की नहीं होती है और ना मोरालिटी की होती है। हमारी ट्रेनिंग क्या होती है कि जो इंसान आया है उसको परेशानी है, उसका हल ढूंढना है, प्रॉब्लम्स में नहीं रहना है, हल ढूंढना है। मैम एक चीज़ और, जब सोशल मीडिया पे कुछ सवालों को मैं पढ़ रहा था आपसे जब इंटरव्यू करने से पहले, तो बहुत सारी सवाल ऐसे आए जिस पे मुझे भी सोचना पड़ा, और मैं वो बहुत बेबाकी से आपसे पूछ रहा हूँ कि आजकल जो कल्चर है कि अपने से या तो बड़ी उम्र की महिलाओं को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, या महिलाएं अपने से बड़े उम्र के पुरुषों को ज़्यादा पसंद कर रही हैं, जिसे शुगर डैडी भी सोशल मीडिया पे बड़ा चलाया जाता है, उस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत कॉमन है ये शुगर डैडी वाला चीज़ तो, और क्योंकि आपको मैं ही लगता है, संकोच कर रहा था पूछने में जी, क्योंकि आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी लगती है और पैसा भी दिखता है, हर तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी लगती है, और लगता है कि इस रिश्ते में हम सिमटे रहेंगे। फिर और लड़कों का क्या होगा मैम? आपने पूछा तो मैंने जवाब दिया। जी, जी, पर मैंने ये बताइए। नहीं कहा कि ये एक्सेप्टेबल है, जी। ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आजकल ऐसी मूवीज़ भी आ गई हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े उम्र का छोटी उम्र की लड़की से शादी कर रहे हैं। तो देखिए, पुराने ज़माने में जो रूल्स बने हुए हैं ना, कि शादी करेंगे तो कुछ ही सालों का अंतर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, उसका कोई महत्व था, बायोलॉजिकल रीज़न था। आजकल वो कोई सोचता नहीं है ऐसे, बस वो सोचते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा रिश्ता है, सिक्योर है, क्या प्रॉब्लम है। मैम ऐसे रिश्तों में इमोशनल डैमेज किसका ज़्यादा होता है? दोनों का। अच्छा,
सिर्फ छोटों का या बड़ों का नहीं, दोनों का होता है। रिश्ते का डैमेज होता है, सोसाइटी का डैमेज हो रहा है, और जो हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं उन सब चीज़ों का डैमेज हो रहा है। क्या मैम इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स या इस तरह के रिलेशन बहुत शॉर्ट टाइम समय के लिए भी हों, क्या आपकी पूरी ज़िंदगी पे असर डाल सकते हैं? हाँ भी और ना भी। अगर शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप्स हैं और हम समझ गए हैं कि हमने गलती करी है, सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हमने गलती करी है। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हमें फेलियर के बारे में बात ही नहीं करनी है। हमारी रेजिलियंस कैसे बनेगी? गिरेंगे तो सीखेंगे ना, गलती करी है तो कोई नहीं, आगे सीखेंगे कुछ और करने के लिए। तो ये शॉर्ट लिव्ड जितनी भी रिश्ते होते हैं, इनसे सबको असर होगा। एक चीज़ और मैम आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी का रिश्ता टूटा किसी के साथ, जब वो एक्स हो जाते हैं तो उनको सोशल मीडिया पर लगातार स्टॉक करना, उनके बारे में बातें करना, सोचना, हमेशा नेगेटिव रहना, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है या इस परिस्थिति में भी किसी व्यक्ति को आपके पास आना चाहिए? नॉर्मल बिहेवियर है भी है, क्योंकि हमें लगता है कि उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, मुझे ये विश्वास है, तो वो कैसे एंजॉय कर सकता है ना। तो हमें ये लगता है कि मुझे पता चलना चाहिए, जबकि मैंने रिश्ता तो छोड़ दिया है, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए वो क्या कर रहा है, विच इज़ नॉट फेयर। दैट्स नॉट फेयर। इसीलिए आना चाहिए, आपको बातचीत करनी ज़रूरी है कि हमें लाइफ में और चीज़ें ढूंढे ना, जिससे हमें मज़ा मिल सकता है, जो हमारे लायक है और जिसमें हमने आगे बढ़ना है। अब मैम एक ऐसा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा गया वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मूव ऑन कैसे करें? ये सबसे ज़्यादा यूथ का सवाल था कि जब वो किसी रिश्ते से निकलते हैं, मूव ऑन करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? अगर वो डिप्रेशन में उस समय जाते हैं तो फिर आपसे कंसल्ट करना चाहिए क्या? मूव ऑन क्या है? मेरी भाषा में मूव ऑन कुछ नहीं होता है, मूव फॉरवर्ड करते हैं। Okay. मूव ऑन तो ये हो गया, स्विच ऑन स्विच ऑफ, वो तो नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने किसी रिश्ते में कुछ साल बिताए हैं या कोई परेशानी से निकल रहे हैं, उससे बाहर निकलने में छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर ही आप बाहर निकल पाएंगे। एकदम इमीडिएटली कुछ नहीं हो सकता। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होगा, समय लगेगा, आपको अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको मनोवैज्ञानिक थोड़े से स्किल्स भी देते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपने थॉट में रहना है, उसके साथ में एक्सेप्ट करना है और फिर मूव फॉरवर्ड करना है। तो आपके हिस्से का सवाल मैंने पूछा है, अगर और भी सवाल हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, फिर हम मैम से बात करेंगे। लेकिन अब फिर यहाँ से मैम बढ़ते हुए एक फैमिली की तरफ हम बढ़ें, चूँकि यूथ की हमने बात की, बच्चों की बात की, अब सीनियर सिटीजन की तरफ हम चलते हैं। पिछले 5 सालों में हमने सबसे ज़्यादा देखा कि जो 40 से ऊपर वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बच्चे रात में 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते थे, 3 बजे तक, आज 40 के ऊपर वाले ज़्यादा चला रहे हैं। इसका उनके दिमाग पर, उनकी पूरी शारीरिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है और कितना नेगेटिव हो सकता है? हर चीज़ में हाँ है, जो आपने मेरे से सवाल पूछा है कि सारी चीज़ों में इफ़ेक्ट हो सकता है। जब हम 40 या ऊपर हो जाते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों के ऊपर जो ध्यान देते थे वो अब ध्यान नहीं है, तो हमारे लाइफ में एक एम्प्टीनेस आ जाती है, हमें मालूम ही नहीं आगे क्या करना है। तो हमें भी अपने लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा, किस चीज़ में मैं एंटरटेनमेंट रखूं, किस चीज़ में मैं जाके अपना थोड़ी एक्टिविटीज़ करूं, वॉक करूं, कोई गेम खेलूं, कोई दोस्ती करूं या काम करूं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमने आगे एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए 40 के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपने जीवन में लग गए और हमें मालूम नहीं अब हम क्या करें। बेस्ट एंटरटेनमेंट स्क्रीन रह गया, वही प्रॉब्लम है जो बच्चों वाली है वो अब इनमें आ गई है। अब फैमिली की बात करते हैं मैम, एक हेल्दी फैमिली क्या है और कैसे उसको आप परिभाषित करेंगी? क्या एक हेल्दी फैमिली हो सकती है जो बच्चों के लिए भी अच्छी हो, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अच्छी हो और सबके लिए अच्छी हो? आई विश इतना आसान हो जाता कि 2+2 4 कर दूं कि हेल्दी फैमिली। देखिए, हर इंसान को इस फैमिली में ज़रूरी है कि हम अपना अपना रोल प्ले करें, और मेरे हिसाब से सारी फैमिलीज़ हेल्दी होती हैं। कहीं कहीं हम जब गलती कर देते हैं, उस गलती को सुधारते नहीं हैं, और जब सुधारते नहीं हैं तो और गलतियां होती जाती हैं, तब वो अनहेल्दी होने लग जाती है। तो सारी फैमिलीज़ हेल्दी हैं, लेकिन जहाँ परेशानी आती है उसका हल ढूंढना ज़रूरी है, और एक दूसरे के ऊपर मेहनत करनी ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी के ऊपर हम ब्लेम कर दे कि वो है इस फैमिली में इसीलिए प्रॉब्लम हुई है, ऐसी मेरी फैमिली होती तो मैं बेटर हो जाता। व्हाट इफ करेंगे तो कभी भी ठीक नहीं होगा।
ये हमने स्ट्रेस की बात की, यूथ की बात की मैम, लेकिन बहुत सारे झगड़े ऐसे भी होते हैं जो घर में हर दिन होते हैं, सास और बहू के हो गए, पिता और बेटे के हो गए। क्या इस केसेस में भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए उनको, अगर कंटिन्यूटी में ये चीज़ें हो रही हैं तो? देखिए, पहले के ज़माने में ना एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ के, हम बहुत सारे सवालों का हल ढूंढ लेते थे, एक दूसरे से बात कर ली, चाची से, मामी से, ताई से, किसी से बात कर ली, या बहन भाइयों ने बात कर ली। अब वो है नहीं है, अब वो सिंगल फैमिलीज़ रह गई हैं बहुत, या ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली सिस्टम रह गया है। इसीलिए ज़रूरी है कि किसी से जाके बात करें, जिससे आपके बारे में कोई ब्लेम नहीं हो रहा, या आप किसी से जाके बात करें, आप जज नहीं हो रहे हैं। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट से बात करनी ज़रूरी है। बहुत सारे देशों में ये देखा गया है कि जो लोग मनोवैज्ञानिक से बात करते हैं, थेरेपिस्ट रखते हैं, वो बेटर डील कर सकते हैं, क्योंकि स्किल सीख जाते हैं। आजकल बड़े शहरों में बच्चे खुद आने लग गए हैं थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि उनके लिए एक हो गया फैक्टर कि उसका थेरेपिस्ट है तो मेरा भी थेरेपिस्ट होना चाहिए। इससे ये बेटर हो गया है कि वो जाके बात तो करने लग जाते हैं। तो ये सास बहू की कहानी तो घर घर की है, वो रहेगी, पहले भी थी, आज भी होगी। ठीक है मैम, चलते चलते चूंकि समय बहुत कम है और मैम का 4 दशक का अनुभव आधे घंटे में समेटना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसे टिप्स जो सभी के लिए हैं, जो आप कहेंगी यूथ के लिए भी और सभी के लिए, 2-3-4 टिप्स जो भी आप देना चाहें। बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें अपने लिए अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके। मेरा ध्यान कोई और नहीं रख सकता, मुझे खुद का ध्यान खुद ही रखना है। और अगर मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ तो मैं बाकियों का ध्यान रख पाऊँ। और गलती सब करते हैं, लेकिन अपने आप को माफ़ करना भी आना चाहिए। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी ग्रेटफुल। फिर हमारे पास क्या क्या है, जो नहीं है कोई बात नहीं, जो है उससे हमें थोड़ा सा स्वभाव में ये लाना है कि आई एम हैप्पी, और मुझे जो खुशी है कहीं और जाके ढूंढनी नहीं है, मेरे अंदर ही बहुत सारी चीज़ों से मैं खुशी लेके आ सकती हूँ। तो ये भाग दौड़ छोड़ दीजिए, बैठना सीखिए, माइंडफुल हो जाओ, अपने आप से प्यार करो, जीवन बेटर हो जाएगा। तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और ये तो भागवत गीता में भी कहा गया है कि आपको पहली लड़ाई अपने आप से जीतनी होगी। यदि आपने खुद पे विजय पाली, खुद की खुशियों को तलाश लिया, खुद की कमियों को अगर छान लिया, तो ज़िंदगी आपकी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और अगर फिर भी नहीं होती हैं तो रोमा मैम हमारे साथ हैं ही। मैम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके कुछ और भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और किन विषयों पर बातचीत हो सकती है, ज़रूर हमें बताएं। फिलहाल तब तक के लिए शुक्रिया।